हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जीपीसीआर को ख़त्म किया था। आज हमारा है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से। ठीक है, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, receptor that have enzymatic activities of their own or associated with other enzyme। ठीक है, कुछ ऐसे रिसेप्टर जिसके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है या दूसरे एंजाइम के साथ एसोसिएटेड रहते हैं या दूसरे एंजाइम से एसोसिएटेड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर में हम पहली कैटेगरी पढ़ने वाले हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को। ठीक है, तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या है? ये एक एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये खुद की एंजाइम एक्टिविटीज रखता है या फिर किसी एंजाइम से एसोसिएटेड रहता है? तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है ये खुद की एंजाइम एक्टिविटीज रखता है। ठीक है, खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज रखता है, हैज इट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज रखता है। ठीक है, टायरोसिन काइनेज कैसा रिसेप्टर है? ये टायरोसिन काइनेज। ठीक है, तो काइनेज क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि काइनेज जो है वह एक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है इसकी। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, काइनेज है तो फॉस्फोराइलेशन करेगा, तो फॉस्फोराइलेशन जो है इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है। अब टायरोसिन क्यों लिखा है? क्योंकि जो काइनेज एक्टिविटीज है, जो फॉस्फोराइलेशन है, वो किस पे होता है? टायरोसिन रिड्यूस पर होता है। ठीक है, जो फॉस्फोराइलेशन है, जो काइनेज एक्टिविटीज है, जो फॉस्फोराइलेशन है, किस पे होता है? वो टायरोसिन रिड्यूस पे होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? टायरोसिन काइनेज है। ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। ठीक है, मोस्टली आरटीके जो होते हैं वो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। इसका फीचर क्या है कि मोस्टली आरटीके जो होते हैं वो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। एक्ट एज फैक्टर्स फॉर ग्रोथ फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स लाइक मॉलिक्यूल्स। जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनका रिसेप्टर्स होता है आरटीके। आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की शॉर्ट फॉर्म है आरटीके। ठीक है, जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनका रिसेप्टर्स होता है आरटीके। किसी के नाम के पीछे अगर ग्रोथ फैक्टर्स लिखा है तो वह किसका लिगेंड होगा? वो लिगेंड होगा आरटीके का। ठीक है, इस टेबल को देखते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में क्या है कि मैंने अभी क्या बताया है, किसी के नाम के पीछे अगर ग्रोथ फैक्टर्स लिखा हो, ठीक है, अगर किसी के नाम के पीछे ग्रोथ फैक्टर्स लिखा हो तो वो किसका सिग्नल होगा? वो आरटीके का सिग्नल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, इसका रिसेप्टर्स होगा आरटीके होगा। रिसेप्टर इसका ये सिग्नल है तो इसका रिसेप्टर्स होगा आरटीके। ठीक है, यहाँ पर इंसुलिन जो है उसका भी रिसेप्टर आरटीके होगा। ठीक है, सॉरी, उसके बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स आरटीके, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स आरटीके, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स आरटीके, माइक्रोफेज कॉलोनियल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आरटीके। अब यहाँ पर स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ही होता है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स आरटीके, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स आरटीके, एफ्रिन ग्रोथ फैक्टर्स आरटीके। ठीक है, जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं जैसे मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिसेप्टर्स होता है आरटीके। ठीक है, आगे देखते हैं। वहां पर हमने टेबल देखा है, यहाँ पर ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे आरटीके की सिग्नलिंग को जनरलाइज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने जीपीसीआर की सिग्नलिंग का जनरलाइज किया था वैसे ही हम आरटीके की सिग्नलिंग को जनरलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके पैथवे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आरटीके 1 है, ये आरटीके 2 है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर है ना, तो ये मेम्ब्रेन है। आरटीके 1 आरटीके 2 ये किस फॉर्म में होते हैं? ये मोनोमर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद जब इससे लिगेंड आके बाइंड करता है तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिसेप्टर डायमेराइजेशन का। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिसेप्टर डायमेराइजेशन। जब रिसेप्टर डायमेराइजेशन होता है तो क्या होता है? इसके यहाँ पे देखिए, रिसेप्टर डायमेराइजेशन होने के बाद क्या हुआ? इसकी कॉन्फॉर्मेशन में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? काइनेज एक्टिविटीज होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, जब काइनेज एक्टिविटीज एक्टिवेट होती है तो इससे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो सकता है या फिर ट्रांसफॉस्फोराइलेशन हो सकता है। ऑटो मतलब सेल्फ होता है। ठीक है, तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन मतलब कि ये अपने अपने खुद के टायरोसिन रेडियस को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉस्फोराइलेशन मतलब कि एक दूसरे के टायरोसिन रेडियस को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन करना है कि ट्रांसफॉस्फोराइलेशन करना है। ठीक है, कुछ में ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है तो कुछ में ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर और लिगेंड पे डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। आगे देखते हैं। टायरोसिन खुद फॉस्फोराइलेट हो गया। ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ क्या होता है कि इस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन पर बाइंड करते हैं कुछ प्रोटीन, जैसे कि हमने जीपीसीआर की सिग्नलिंग में पढ़ा था कि जीपीसीआर एक्टिवेट होने के बाद जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो जीपीसीआर आगे क्या करता है?
आगे की सिग्नलिंग चलाता है। जीपीसीआर एक्टिवेट होने के बाद जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, तो जी प्रोटीन क्या करता है, आगे की सिग्नलिंग चलाता है। वैसे ही ये यूज करता है कुछ प्रोटीन को जिसके पास होता है SH2 डोमेन, SH3 डोमेन और PTB डोमेन। ठीक है, अब SH क्या है, SH है SRC होमोलॉगी डोमेन है। ठीक है, SRC क्या है, SRC क्या है अब, तो SRC एक प्रोटीन है। ठीक है, SRC से मिलने जुलने वाले जितने भी प्रोटीन है, SRC से मिलते जुलते जितने भी प्रोटीन है, अगर उनको एक साथ रख दिया जाए तब हम कहेंगे SRC होमोलॉगी डोमेन कहेंगे। ठीक है, PTB क्या है, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन बाइंडिंग। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन पर जो बाइंड करता है उसी डोमेन का नाम क्या है, PTB। ठीक है, तो SH2 डोमेन और PTB डोमेन ये दोनों बाइंड करते हैं, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन पर बाइंड करते हैं। और SH3 डोमेन ये बाइंड करता है प्रोलिन रिच सीक्वेंस पर। ठीक है, SH3 डोमेन बाइंड करता है प्रोलिन रिच सीक्वेंस पर बाइंड करता है। ठीक है, अब इसका फिगर देखते हैं। ये इसका फिगर है। ठीक है, ये इसका फिगर है। यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑटो फास्फोराइलेशन कर रहे हैं और ट्रांसफॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं रेस मैप के पैथवे। ठीक है, तो ये पहली सिग्नलिंग है रेस मैप के पैथवे। तो यहाँ पर रेस क्या है, रेस जो है वो जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, मैप के क्या है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है। ठीक है, काइनेज जो है वो किससे एक्टिवेटेड होता है, वो एक्टिवेटेड होता है माइटोजन से एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, अब माइटोजन क्या है, ऐसे सिग्नल जो माइटोजन कराते हो, ऐसे सिग्नल जो माइटोटिस करवाते हैं, माइटोजन क्या है, ऐसे सिग्नल जो माइटोटिस करवाते हैं, सिग्नल दैट कॉज माइटोटिस। ठीक है, अब माइटोटिस कौन करवाता है, ये ग्रोथ फैक्टर्स करवाते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन कौन करवाता है, ग्रोथ फैक्टर्स करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस मैप की जो सिग्नलिंग है वो किससे चलेगी, ग्रोथ फैक्टर से चलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी सिग्नलिंग कैसे चलती है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन है ये। रेस जो है लिपिड चैन की हेल्प से मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन है, ये लिपिड लिंक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये क्या है, रिसेप्टर से RTK1 RTK2 इससे लिगेंड आके बाइंड करेगा, ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड करता है, तो क्या होता है, डायमेराइजेशन होगा। उसके बाद डायमेराइजेशन होने के बाद क्या होगा, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होगा। ट्रांसफॉस्फोराइलेशन मतलब कि फॉस्फेट का ऐड होगा, मतलब फॉस्फेट ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इन फॉस्फेट पर आकर बाइंड करता है GRB2 एडाप्टर प्रोटीन। अब एडाप्टर प्रोटीन क्या है यहाँ पर, तो एडाप्टर प्रोटीन क्या है यहाँ पर, ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर जो एडाप्टर प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, काम नहीं करता है लेकिन हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन पर बाइंड करेगा GRB2 एडाप्टर प्रोटीन, उसके बाद GRB2 क्या करेगा, एडाप्टर प्रोटीन ने क्या किया, ये एक्टिवेट करता है SOS को। ठीक है, जो क्या है, रेस्ट जेफ है, तो जेफ है, जेफ की तरह काम होगा, तो क्या करेगा, जीडीपी को निकालेगा, जीटीपी को ऐड कर देगा। ठीक है, जीडीपी को निकालेगा, जीटीपी को ऐड करेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, रेस्ट जीटीपी बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब रेस्ट जीटीपी क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है मैप काइनेज को। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, रेफ इसका कॉमन नेम है। ठीक है, फिर काइनेज 3 बार है ना, तो काइनेज। अब ये मैप काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करता है और एक्टिवेट करता है मैप काइनेज को। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, मैक है। ये मैक क्या करेगा, एक्टिवेट करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है और एक्टिवेट करता है मैप काइनेज को। ठीक है, ER को इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अभी आगे जाकर मैप काइनेज आगे जाकर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करता है और एक्टिवेट करता है साइक्लिन और CDK को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये जीन ट्रांसक्रिप्शन भी करवाता है। ठीक है, बहुत सी चीज करवाता है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, सेल डिवीजन करवाना। ठीक है, रेस की जो सिग्नलिंग का लास्ट रिजल्ट क्या होगा, सेल डिवीजन, क्योंकि माइटोजन आया, ग्रोथ फैक्टर्स आए, तो क्या होगा, सेल डिवीजन ही होगा ना। अब इसका फिगर देखते हैं, फिगर देखते हैं। इस फिगर को देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, एडाप्टर प्रोटीन है, GRB2 है। ठीक है, GRB2 है, तो इसके पास होता है SH2 डोमेन और SH3 डोमेन होता है। ठीक है, तो ये जुड़ा होता है फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन से जुड़ा रहता है। उसके बाद ये GRB2 एक्टिवेट करता है, रेस जेफ को एक्टिवेट करता है, SOS को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जेफ है तो जेफ की तरह काम होगा, तो GDP को निकालता है और GTP को ऐड करता है। फिर ये GDP को निकालता है और GTP को ऐड करता है, फिर ये GTP आगे क्या करता है वो देखते हैं। अब जीटीपी क्या करवा रहा है, ये एक्टिवेट करवा रहा है किसको, मैप काइनेज को एक्टिवेट करता है। मैप काइनेज एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये मैप काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। मैप काइनेज क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है मैप काइनेज को। ठीक है, मैप काइनेज क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है साइक्लिन और CD को एक्टिवेट करता है। ठीक है, साइक्लिन और CD को एक्टिवेट करता है और उसके बाद ये जीन ट्रांसक्रिप्शन भी करवाता है, बहुत सी चीज करवाता है। ठीक है, बहुत सी चीज करवाता है, लेकिन इसका लास्ट रिजल्ट क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर से इस वजह से सेल डिवीजन भी करवाता है।
अब हम पढ़ेंगे रो फैमिली, ठीक है। रो फैमिली की सिग्नलिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। रो फैमिली जो क्या करवाता है, सेल मूवमेंट करवाता है, ठीक है। और ये एक्टिवेटेड होता है जीपीसीआर से और आरटीके से भी, ठीक है। ये दोनों रिसेप्टर से एक्टिवेट होता है, जीपीसीआर से भी और आरटीके से भी एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसकी, वन सिग्नल पैथवे कैन बी एक्टिवेटेड बाय डिफरेंट रिसेप्टर्स। एक ही सिग्नल पैथवे डिफरेंट रिसेप्टर से भी एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। इसका लिगेंड क्या होगा, एफ्रिन होगा, ठीक है। रो फैमिली को एक्टिवेट करने वाला लिगेंड कौन सा होगा, एफ्रिन होगा, ठीक है। अब इसकी सिग्नलिंग पढ़ते हैं। जब एफ्रिन आकर बाइंड करता है रिसेप्टर से तो क्या होता है, डायमेराइजेशन होता है। डायमेराइजेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी कंफर्मेशन में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो कंफर्मेशन में चेंजेस आना भी एक तरीके का सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब कंफर्मेशन में यहाँ चेंज हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, बाइंड करता है साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक जो टायरोसिन काइनेज है वो यहाँ पर आके बाइंड करता है। जैसे हमने जब देखा था रैस मैप की जो सिग्नलिंग थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसकी रैस मैप की जो सिग्नलिंग थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रैस मैप के पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। रैस मैप का जो सिग्नल था उसमें जो रिसेप्टर था उसके पास खुद का जो रिसेप्टर था उस टायरोसिन एक्टिविटीज थी, रिसेप्टर के पास खुद की टायरोसिन एक्टिविटीज थी, तो टायरोसिन काइनेज का काम कर रहा था। लेकिन एफ्रिन का जो रिसेप्टर होता है उसके पास खुद की एंजाइम एक्टिविटीज नहीं होती, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं होती है, ठीक है। तो जब कंफर्मेशन चेंजेस हो गया तो यहाँ पर बाइंड करता है साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक जो एंजाइम है टायरोसिन काइनेज एंजाइम वो यहाँ पर आके बाइंड करता है, ठीक है। यहाँ पर आके बाइंड कर जाता है। अभी क्या करता है, ये रिसेप्टर को फास्फोराइलेशन करता है। क्या करता है, ये यहाँ पर फास्फोराइलेशन करता है। फास्फोराइलेशन करने के बाद ये क्या करता है, ये रोफ जेफ को एक्टिवेट करता है। रोफ जेफ है तो क्या करता है, जीडीपी को निकालेगा, जीडीपी को ऐड करेगा, ठीक है। तो रोह जीडीपी क्या करेगा, रोह जीडीपी के बाद क्या आएगा, रोह काइनेज आएगा, ठीक है। रोह काइनेज क्या कर रहा है, आगे रिस्पॉन्स चला रहा है, ठीक है। तो आगे रिस्पॉन्स चला रहा है, एक्टिन होगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये सारा रोह काइनेज चला रहा है। जितना भी रिस्पॉन्स हो रहा है उसको चला रहा है, एक्टिन और जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में क्या है, ये एफ्रिन है। एफ्रिन जब लिगेंड है, ये रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज है, एक्टिवेटेड साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज है। ये क्या कर रहा है, ये टायरोसिन काइनेज है तो ये कहाँ से आया है, ये साइटोप्लाज्म से आया है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म से आया है तो ये क्या करता है, रोह जैव को एक्टिवेट करता है, रोह जैव अपना काम करता है, आगे की सिग्नलिंग चलाता है, ठीक है। अब ये ग्रोकोन क्या है, ग्रोकोन क्या है, तो ये मोटाइल्स न्यूरॉन्स, मोटाइल्स मतलब क्या होता है, मूव करने वाला। ये कुछ ऐसे न्यूरॉन्स है जो मूव करते हैं, मूव कर सके, उसको मोटाइल्स न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे जीपीसीआर में हमने सिग्नलिंग पढ़ा तो सिग्नलिंग कैसे चलती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स दिया, वहां पर हमने कैटायन चैनल्स ओपन किया और इस तरीके से सिग्नलिंग चल गई, एक्शन पोटेंशियल चल गई। लेकिन एक और तरीके से सिग्नलिंग चलती है, कुछ होते हैं मोटाइल्स न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो मूव कर सके, ठीक है। ऐसे न्यूरॉन्स जो मूव कर सके, जो मोटाइल्स न्यूरॉन्स है उनका जो पार्ट्स है, एक्सॉन का जो पार्ट्स है वो आगे बढ़ता, ग्रो करता है, मूव करता है आगे की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रोकोन कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से सिग्नलिंग कन्वे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिग्नलिंग जो कि कन्वे होती है, ठीक है। फिर वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसे कहेंगे कॉन क्लेव कहेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से सिग्नलिंग कन्वे होती है, कन्वे होगी, फिर वो क्या करते हैं, सिग्नल पहुंचा के वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, कॉन क्लेव कहेंगे, ठीक है। अब आगे की सिग्नलिंग देखते हैं। PI3 काइनेज की सिग्नलिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं PI3 काइनेज क्या है, उसके बाद हम सिग्नलिंग को देखेंगे, ठीक है। तो PI क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, ठीक है। काइनेज क्या है, ये एंजाइम है एक, काइनेज है तो फास्फोराइलेशन करवाता है, काइनेज क्या करवाता है, फास्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है। फास्फोराइलेशन करवाने वाला किसका फास्फोराइलेशन करवाएगा, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल का फास्फोराइलेशन करवाएगा, ठीक है। अब ये 3 क्या है, 3 क्या है, जो फास्फोराइलेशन होता है वो 3 पोजीशन पर होता है, ठीक है। जो फास्फोराइलेशन होता है वो 3 पोजीशन पर होता है, इसीलिए इसको बीच में लिखा गया है। अब ये क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, ठीक है। तो इस पर फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पर काम करता है एक एंजाइम जो हमारा है PI3 काइनेज, ठीक है। एंड इसके साथ क्या करता है, इसको 3 पोजीशन पर फास्फोराइलेट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है फॉस्फेटिडाइल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट में, सॉरी, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3,4,5 ट्रीफॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसका कॉमन नाम क्या है, फॉस्फो इनोसिटाइड, ठीक है। फॉस्फो इनोसिटाइड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। PIP3 भी कहेंगे। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, PI3 काइनेज के। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लास 1A, क्लास 1B, ठीक है। क्लास 1 जो होता है
क्लास 1A जो होता है उसका एक्टिवेशन होता है आरटीके से, ठीक है। क्लास 1B का एक्टिवेशन होता है जीक्यू के सब यूनिट बीटा गामा से, ठीक है। अब PIP3 के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो इसके फीचर्स हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। उसके साथ साथ आगे सिग्नलिंग चलानी है ना, तो ये जुड़ता है पीएच वाले डोमेन के साथ, पीएच वाले डोमेन के साथ जुड़ता है प्लेटिन होमोलॉगी के साथ, ठीक है। एसोसिएटेड विद पीएच डोमेन प्लेटिन, सॉरी एसोसिएटेड विद पीएच डोमेन प्रोटीन प्लेटिन होमोलॉगी, ठीक है। ये जुड़ता है किसके साथ, पीएच वाले डोमेन के साथ, ठीक है। अब प्लेटिन क्या है, तो प्लेटिन एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एंड उसी से मिलते जुलते जितने भी डोमेन वाले प्रोटीन है वो PIP3 के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका फिगर, इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फास्फोटिडाइल इनोसिटोल है, ठीक है। IP3 काइनेज ने क्या किया, 3, 4, 5 पोजीशन पर फास्फोराइलेशन किया और इसको बना दिया PIP3 काइनेज बना दिया, ठीक है। PI3 काइनेज एक ATP सिग्नलिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सेल सर्वाइवल सिग्नलिंग है, ठीक है, ये सेल सर्वाइवल सिग्नलिंग है। अगर सेल्स को डेथ होना हो, अपोप्टोसिस में जाना हो तो भी उनको सिग्नल चाहिए, अगर उसे जिंदा रहना है तो भी उसको कंटिन्यूअसली सिग्नल देना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों में सिग्नलिंग चलेगी, चाहे उसको डेथ होना हो तभी सिग्नल, उसमें सिग्नल चलेगा, मतलब सिग्नलिंग चलेगी, अगर उसे जिंदा रहना है तो भी सिग्नलिंग चलेगी, ठीक है। तो इसको लिगेंड कौन सा होगा, इंसुलिन होगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होंगे। अब इसकी सिग्नलिंग कैसे चलती है, ये क्या है हमारा रिसेप्टर आरटीके, ठीक है। इससे बाइंड करता है लिगेंड, ग्रोथ फैक्टर्स बाइंड करते हैं, इंसुलिन बाइंड करेगा इससे, तो क्या होगा, डायमराइजेशन होगा। डायमराइजेशन होता है तो क्या होता है, रिसेप्टर जो एक्टिवेट हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हुआ ना तो रिसेप्टर जो वो एक्टिवेट हो जाता है। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो PI3 काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। तो PI3 काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल को PIP3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी PIP3 क्या करेगा, PIP3 बाइंड करता है, PIP3 से बाइंड करता है ATK और PTK1, ठीक है। ATK क्या है, प्रोटीन काइनेज B है, ये एक सीरीन थ्रीन काइनेज है, ठीक है। काइनेज है तो फॉस्फोराइलेशन करता है, मतलब अभी तक फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा था, टायरोसिन पर हो रहा था, ठीक है। अब फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होगा, सीरीन काइनेज पर होगा, ठीक है। ATK रिसेप्टर नहीं है, वो सेकेंडरी काम कर रहा है, सिग्नल के बाद काम कर रहा है, ठीक है। मेन रिसेप्टर आरटीके है, आरटीके के एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो रहा है, तो ये सीरीन थ्रीन काइनेज का टाइप है, ठीक है। फिर पीडीके फॉस्फोराइलेट, जब दोनों मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं, तो PDK1 फॉस्फोराइलेट करता है और एक्टिवेट करता है ATK को। ATK क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन करता है और इनबिट करता है TSC2 को, ठीक है। TSC2 क्या है, ये एक प्रोटीन का नाम है। TSC2 को इनबिट होते ही रैब एक्टिवेट होता है, ठीक है। रैब से एमटोर और टोर एक्टिवेट होते हैं। अब आगे की सिग्नलिंग देखते हैं, एमटोर और टोर क्या करते हैं। जब एमटोर और टोर एक्टिवेट हो जाता है तो ये प्रोटीन बेड को इनबिट करता है, ठीक है, ये इनबिशन का साइन है, ये प्रोटीन बेड को इनबिट करता है। बेड क्या है, प्रो अपोप्टोटिक जीन है, ठीक है। अब ये बेड क्या करता है, ये एंटी अपोप्टोटिक जीन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस रुक जाता है, ठीक है, और सेल्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, एमटोर और टोर जो होते हैं जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये प्रोटीन बेड को इनबिट करता है। प्रोटीन बेड क्या करता है, ये एंटी अपोप्टोटिक जीन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस रुक जाती है और सेल जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, सेल सर्वाइवल कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने पूरी सिग्नलिंग पढ़ी तो यहाँ ग्रोथ फैक्टर था, ठीक है, ये पूरी सिग्नलिंग में क्या था, ग्रोथ फैक्टर था। लेकिन जब ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होता तब क्या होता है, TSC2 एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये RAPJ इनएक्टिवेट होता है, उसके साथ साथ एमटोर और टोर भी इनएक्टिवेट होता है, ठीक है। जब ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होता है तब क्या होता है, TSC2 एक्टिवेट होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, रैब और एमटोर और टोर ये सब इनएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग थी PI3 काइनेज ATK की, ये पूरी सिग्नलिंग थी। एमटोर और टोर, ठीक है, टोर क्या है, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन्स है, ठीक है। टोर क्या है, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन्स है। रेपामाइसिन्स क्या है, एक ड्रग है, एक एंटीबायोटिक्स है। और टोर क्या है, टोर एक प्रोटीन है जिस पर रेपामाइसिन्स जो होती है वो एक्ट करती है, अटैक करती है। अब एमटोर क्या है, एमटोर क्या है, एमटोर जो है वो मेमेलियंस में जो मैमल्स का जो टोर है, जो टोर प्रोटीन है उसे एमटोर कहते हैं, ठीक है। ईस्ट में इसे टोर कहते हैं और मेमेलियंस में इसको एमटोर कहते हैं। अब टोर की 2 सब यूनिट्स होती है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 को हम रैप्टर भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स 2 को हम रैक्टर भी कहते हैं, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो एक्टिवेशन ऑफ आरटीके। कॉम्प्लेक्स 1 जो होती है वो सेंसिटिव होती है और कॉम्प्लेक्स 2 जो होती है वो इनसेंसिटिव होती है। रेपामाइसिन जो होती है वो क्या करती है, वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। रेपामाइसिन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। तो किस पे अटैक करती है, वो अटैक करती है कॉम्प्लेक्स 1 पर अटैक करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम अपोप्टोसिस को पढ़ते हैं तो अपोप्टोसिस को कौन कंट्रोल करता है, BCL2 फैमिली कंट्रोल करती है। ठीक है, तो BCL2 फैमिली के पास भी एसएच डोमेन होता है और आरटीके के पास भी एसएच डोमेन होता है। तो दोनों का रिलेशन हो गया ना, दोनों के पास एसएच डोमेन हुआ। ठीक है, BCL2 फैमिली जो होती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनके जो मेंबर्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, BH3 ओनली प्रोटीन। ठीक है, प्रो मतलब प्रोमोट। ठीक है, प्रो मतलब क्या होता है, प्रोमोट। ठीक है, तो ये प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को। ठीक है, एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो ये क्या करेंगे, स्टॉप अपोप्टोसिस। ठीक है, BH3 प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रमोट अपोप्टोसिस इनडायरेक्टली। ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब सीधा सीधा नहीं करते, ये इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड प्रो अपोप्टोटिक, इनविट एंटी अपोप्टोटिक, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं प्रो अपोप्टोटिक को या इनविट करते हैं एंटी अपोप्टोटिक को। ठीक है, आगे देखते हैं। इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर में क्या है, ये टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हुआ। इसने क्या किया, PI3 को एक्टिवेट कर दिया। PI3 ने क्या किया, PIP3 बना दिया। ठीक है, PIP3 के साथ जुड़े हुए हैं पीएच डोमेन वाले ATK और ATK1 और ATK। ठीक है, फिर इसने ATK1 ने एक्टिवेट किया, ATK1 ने एक्टिवेट किया ATK को और mTOR को। ठीक है, उसके बाद ATK ने क्या किया, इसने बेड का फॉस्फोराइलेशन करवाया और उसको इनहिबिशन कर दिया और उससे आगे की सिग्नलिंग चल गई। ठीक है, 1433 क्या है, ये इनविट्री प्रोटीन है, बेड को इनविट करने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो विदाउट ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग कैसे चलती है, ये एक्टिवेट करता है, तब एक्टिवेट करता है TSC2। ठीक है, जिसकी वजह से रैब इनएक्टिवेट होता है और mTOR भी इनएक्टिवेट होता है। जब ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं तब कैसे सिग्नलिंग चलती है, एक्टिवेटेड PI2 काइनेज, एक्टिवेटेड AKT, इनएक्टिवेटेड TSC2। ठीक है, इनएक्टिवेटेड TSC2, एक्टिवेटेड रैब और एक्टिवेटेड mTOR, मतलब सभी एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर TSC2 इनएक्टिवेटेड होते हैं जब ग्रोथ फैक्टर्स होता है। तो अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं होता है तो TSC2 ये एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर PDK1 जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, फास्फोइनोसिटाइड डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, फास्फोइनोसिटाइड डिपेंडेंट काइनेज। अब आगे की सिग्नलिंग देखते हैं। PI3 काइनेज AKT सिग्नलिंग के बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइन की सिग्नलिंग। ठीक है, PI3 काइनेज AKT की सिग्नलिंग के बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइन की सिग्नलिंग। ठीक है, तो साइटोकाइन की सिग्नलिंग पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि साइटोकाइंस क्या होते हैं। तो साइटोकाइंस क्या होते हैं, केमिकल रिलीज बाय इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट में काम करने के लिए कुछ केमिकल को रिलीज करता है, सिग्नल को रिलीज करता है, तो उसे क्या कहते हैं, साइटोकाइंस कहते हैं। ठीक है, सिग्नलिंग कैसे चलती है, किससे चलती है, सिग्नलिंग चलती है आरटीके से चलती है। इनके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं होती है। ठीक है, इसके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं होती है। अब देखते हैं कि सिग्नलिंग कैसे चलती है। यहाँ पर साइटोकाइन रिसेप्टर किसका एग्जाम्पल है, आरटीके का एग्जाम्पल है। ठीक है, आरटीके का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले साइटोकाइन आएगा, लिगेंड आएगा, सिग्नल आएगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डायमेराइजेशन होगा। साइटोकाइन आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डायमेराइजेशन होगा। ठीक है, कॉन्फर्मेशन चेंजेस हुआ, कॉन्फर्मेशन चेंजेस होने की वजह से यहाँ पर बाइंड करेगा 2 प्रोटीन जिसका नाम है जेक। ठीक है, जेनस काइनेज। ठीक है, तो काइनेज है तो फास्फोराइलेशन होगा ही, तो ये क्या करेगा, जेनस काइनेज एक दूसरे को फास्फोराइलेट करेगा और अपने आप को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर को फास्फोराइलेट करेगा। ठीक है, रिसेप्टर को फास्फोराइलेट करेगा और रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरे को फास्फोराइलेट किया और एक्टिवेट किया, उसके बाद ये क्या करेगा, रिसेप्टर को फास्फोराइलेट करेगा और एक्टिवेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर भी फास्फोराइलेट हो गया है और जैक भी फास्फोराइलेट हो गया है। ठीक है, फास्फोराइलेशन होने से हमारा जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फास्फोराइलेटेड रिसेप्टर पर बाइंड करता है स्टैट आके। ठीक है, फास्फोराइलेटेड रिसेप्टर पर आके बाइंड करता है स्टैट। जब यह स्टैट आकर बाइंड करता है तो स्टैट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने की वजह से ये कहाँ जाता है, ये न्यूक्लियस में जाता है और क्या करवाता है, न्यूक्लियस में जाके ये जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ठीक है, तो ये पूरी सिग्नलिंग थी, साइटोकाइन की पूरी सिग्नलिंग थी। ठीक है, अब इसका फिगर देखते हैं।
इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेप्टर पर, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर पर जैक लगा, जैक ने एक दूसरे को फास्फोराइलेट किया, ठीक है, एक दूसरे को फास्फोराइलेट किया, उसके बाद फास्फोराइलेट एक दूसरे को किया, उसके बाद रिसेप्टर फास्फोराइलेट हुआ, ठीक है, रिसेप्टर को फास्फोराइलेट किया, फिर इस पे स्टेट लगा, ठीक है, स्टेट लगा, ये गया न्यूक्लियस में, स्टेट लगा, स्टेट जो है वो न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में क्या करवाया, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाया, ठीक है। इस टेबल को देखते हैं, तो इस टेबल में क्या है, अगर सिग्नल प्रोटीन इंटरफेरन गामा आएगा तो क्या करेगा, जैक 1 जैक 2 को एक्टिवेट करेगा, जिसके साथ स्टेट 1 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आता है, माइक्रोफाज को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। सिग्नल प्रोटीन क्या है, ये साइटोकाइंस है, ठीक है। इंटरफेरन अल्फा आएगा तो क्या करेगा, TYK2 को एक्टिवेट करेगा, जैक 2 को एक्टिवेट करेगा, जिसके साथ स्टेट 1 और स्टेट 2 को एक्टिवेट करेगा, और ये क्या करवाएगा, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। इरिथ्रोप्रोटीन अगर आएगा तो क्या करेगा, जैक 2 को एक्टिवेट करेगा, स्टेट 5 को एक्टिवेट करेगा, जैक 2 को एक्टिवेट करेगा, जिसके साथ स्टेट 5 को एक्टिवेट करेगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इरिथ्रोसाइट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। प्रोलैक्टिन अगर आएगा तो जैक 1 को एक्टिवेट करेगा, जैक 2 को एक्टिवेट करेगा, जिसके साथ स्टेट 5 को एक्टिवेट करेगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स अगर आएगा तो ये क्या करवाएगा, ये जैक 2 को एक्टिवेट करते हैं, और जैक 2 को एक्टिवेट करेंगे, और जिसके साथ स्टेट 5 को एक्टिवेट करेंगे, स्टेट 1 और स्टेट 5 को एक्टिवेट करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आएगा IGF-1 प्रोडक्शन, IGF का बनना होगा, ठीक है, IGF-1 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद GM-CSF अगर आएगा तो ये क्या करेगा, जैक 2 को एक्टिवेट करेगा, स्टेट 5 को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ग्वानोसाइट्स और माइक्रोफाजेस का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। GM-CSF का फुल फॉर्म क्या है, ग्वानोसाइट माइक्रोफाजेस कॉलोनियल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है। Thank you so much watching this video.